सुप्रभात बच्चों, मैं कमलेश चंद मिश्र, हिंदी अध्यापक सिटी पब्लिक स्कूल, कटरा मुंगराबाद शाहपुर जौनपुर, आप लोगों का कक्षा 11 के हिंदी ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करते हैं। आज आप लोगों को आरोह भाग 1 के गद्य खंड से द्वितीय पाठ मियां नासरुद्दीन शाह पढ़ाने जा रहे हैं। यह पाठ कृष्णा सोबती जी ने लिखा है। भारत पाकिस्तान पर जिन लेखकों ने हिंदी में कालजयी रचनाएं लिखी, उसमें कृष्णा सोबती का नाम पहली कतार में रखा जाएगा। बल्कि यह कहना उचित होगा कि यशपाल के झूठा सच, राही मासूम रजा के आधा गांव और भीष्म साहनी के तमस के साथ साथ कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा इस प्रसंग में एक विशिष्ट उपलब्धि है। संस्मरण के क्षेत्र में संस्मरण किसे कहते हैं? याद के आधार पर जो कहानी लिखी जाती है उसे संस्मरणात्मक कहानी कहते हैं। हम हसमत शीर्षक से उनकी कृति का विशिष्ट स्थान है, जिसमें अपने ही एक दूसरे व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने हसमत नामक चरित्र का सृजन कर एक अद्भुत प्रयोग का उदाहरण प्रस्तुत की है। कृष्णा जी के भाषिक प्रयोग में भी विविधता है। उन्होंने हिंदी की कथा भाषा को एक विलक्षण ताजगी दी है। संस्कृत निष्ठ तत्समता, उर्दू का बांकपन, पंजाबी की जिंदादिली, ये सब उनकी रचनाओं में मौजूद हैं। मियां नासरुद्दीन शब्दचित्र किसे कहते हैं? जिस कहानी को पढ़ने से हमारे मन मस्तिष्क में एक चित्र उभर कर आता है, एक आकृति उभर कर आती है, उसे हम शब्दचित्र कहते हैं। मियां नासरुद्दीन शब्दचित्र हम हसमत नामक संग्रह से लिया गया है। इसमें खानदानी नानबाई मियां नासरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचि, स्वभाव का शब्दचित्र खींचा गया है। मियां नासरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज में रोटी पकाने की कला, उसमें अपनी खानदानी महारत को बताते हैं। वे ऐसे इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने की असली हुनर मानते हैं। आइए देखते हैं मियां नासरुद्दीन पाठ का सारांश। मियां नासरुद्दीन शब्दचित्र हम हसमत नामक संस्मरणात्मक संग्रह से लिया गया है। इसमें खानदानी नानबाई मियां नासरुद्दीन के व्यक्तित्व एवं रुचि एवं स्वभाव का शब्दचित्र खींचा गया है। मियां नासरुद्दीन रोटी पकाने की अपनी खानदानी महारत को प्रकट करते हैं। वे ऐसे व्यक्तियों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और श्रम पूर्वक सीखने को असली हुनर मानते हैं। एक दिन दोपहर में लेखका जामा मस्जिद के निकट पुराने गढ़ैया मोहल्ले से गुजर रही थी। एक अंधेरी सी साधारण दुकान पर ढेर सारा आटा संते देखकर कुछ जानने का मन हुआ। पता चला कि वह 56 किस्म की रोटी बनाने के उस्ताद मियां नासरुद्दीन नानबाई की दुकान है। मियां अंदर ही बैठे बीड़ी के दम ले रहे थे। उनके चेहरे पर गहरे अनुभव की झलक साफ दिखाई दे रही थी। आंखों में चुस्ती और चतुराई चमक रही थी। मियां नासरुद्दीन को रोटी बनाने के अपने खानदानी पेशे का अत्यंत अभिमान था। लेखिका ने मियां से प्रश्न किया कि उन्होंने इतने अच्छे किस्म की रोटियां बनाने का हुनर कहाँ से सीखा। अपने बेपरवाह खास अंदाज में उन्होंने लेखिका को बताया कि नानबाई का काम कई पुश्तों से उनके घर में चला आ रहा है। उनके वालिद मियां बरकत शाही गढ़ैया वाले नानबाई के नाम से मशहूर थे। उनके दादा साहिब मियां कल्लन भी बहुत ऊंचे दर्जे के नानबाई थे। मियां नासरुद्दीन के खानदानी शान का एहसास कराते हुए बताया कि यह रोटी बनाने का खास हुनर उन्होंने अपने वालिद साहब की खिदमत में रहकर सीखा है। मियां नासरुद्दीन ने लेखिका को यह भी बताया कि हुनर सच्ची लगन मेहनत से सीखा जाता है। जैसे पढ़ाई में आलिफ से शुरू होता है और आगे बढ़ता है, आलिफ माने अल्फ़ाबेट, और फिर कच्ची पक्की होते हुए ऊंची जमात में पहुंच जाता है, LKG और UKG, कच्ची जमात और पक्की जमात।
और ऊंची जमात ऊंची कक्षाओं में पहुंच जाता है। अर्थात पढ़ाई करते समय पहले छोटी कक्षाओं में एलकेजी यूकेजी पढ़ते हैं, फिर बड़ी कक्षाओं में जाते हैं। उसी प्रकार से मियां नासरुद्दीन भी बता रहे हैं कि पहले शुरुआत जो है कच्ची पक्की से होते हुए और ऊंची कक्षाओं तक पहुंच जाते हैं। वैसे ही हुनर सीखने के लिए उनसे जुड़े हुए छोटे से छोटे काम स्वयं करने पड़ते हैं। छोटे काम से फिर बड़े काम की तरफ जाते हैं। मियां ने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा कि उन्होंने भट्ठी बनाना, भट्ठी में आँच देना, बर्तन धोने तक के छोटे छोटे काम अपने हाथ से करके रोटी बनाने का इल्म सीखा, अर्थात ज्ञान सीखा। दुकान पर भी वह सीधे आकर नहीं जम जाते थे। दुकानदारी और ग्राहकी का सीधा अनुभव पाने के लिए उन्होंने मुद्दत तक खोमचा भी लगाया था। खानदान के नाम पर वे गर्व से फूल उठते थे। उन्होंने बताया कि एक बार बादशाह सलामत ने उनके बुजुर्गों से कहा कि ऐसी चीज़ बनाओ जो न आग से पके न पानी से पके। उन्होंने ऐसी चीज़ बनाई और बादशाह ने को खूब पसंद आई। वे बड़ाई करते हैं कि खानदानी नानबाई कुएं में तो रोटी पका सकता है। लेखिका ने इस कहावत की सच्चाई पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया तो वे भड़क उठे। लेखिका जानना चाहती थी कि उनके बुजुर्ग किस बादशाह के यहाँ काम करते थे। अब उनका स्वर बदल गया। वे बादशाह का नाम भी स्वयं नहीं जानते थे। वे इधर उधर की बातें करने लगे। अंत में खींच कर बोले कि आपको कौन सा उस बादशाह के नाम चिट्ठी पत्री भेजनी है जो बार बार आप बादशाह का नाम ही पूछ रही हैं। लेखिका से पीछा छुड़ाने की गरज से मियां नासरुद्दीन ने बब्बन मियां को भट्ठी सुलगाने का आदेश दे दिया। लेखिका ने उनके बारे में जानना चाहा तो उन्होंने कहा वे उन्हें मजदूरी देते हैं। लेखिका द्वारा रोटियों की किस्म जानने की इच्छा से पूछे गए सवाल पर उन्होंने फटाफट कई नाम गिनवा दिए। तुन की रोटी की तारीफ में उन्होंने कहा कि यह पापड़ से भी महीन होती है। लेकिन कहते कहते वह पिछले ज़मानों की याद में खो गए। पहले के ज़माने का खाना पकाने का शौक़ अब किसे है। न तो लोगों को यह शौक़ है और न ही उन चीज़ों की कद्र ही है। आज के ज़माने में तो भारी और मोटी तंदूरी रोटी का बोलबाला है। क्या बनाएं क्या खिलाएं। इस तरह से इस पाठ का सारांश समाप्त हुआ और कुछ प्रश्न इस पर आधारित हैं जिन प्रश्न का उत्तर लिखकर आप व्हाट्सएप कर देंगे, हम इन्हें चेक कर लेंगे। मियां नासरुद्दीन को नानबाई का मसीहा क्यों कहा जाता है। मियां नासरुद्दीन 56 प्रकार की रोटी बनाने का हुनर रखते थे, इसलिए उन्हें नानबाई का मसीहा कहा जाता था। लेखिका मियां नासरुद्दीन के पास क्यों गई थी। लेखिका मियां नासरुद्दीन के पास एक पत्रकार की हैसियत से गई थी। वहाँ मियां नासरुद्दीन की कारीगरी को बहुत बारीकी से जानना चाहती थी जिसे प्रकाशित किया जा सके। इसलिए रोटी खरीदने के बजाय उसने उनसे कुछ प्रश्न जानना चाहा। बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही लेखिका की बातों में मियां नासरुद्दीन की दिलचस्पी खत्म क्यों हो गई। बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही मियां नासरुद्दीन की रुचि लेखिका की बातों में इसलिए कम हो गई क्योंकि इस प्रसंग के तथ्य का उन्हें ठीक से ज्ञान ही नहीं था। उन्होंने ये सभी बातें परंपरागत सुनी सुनाई थी। लेखिका के इस प्रकार के प्रश्न को सुनकर मियां मुश्किल में पड़ गए। अगला प्रश्न है, मियां नासरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे अंधड़ के आसार को देख यह मजमून न छेड़ने का फैसला की। इस कथन के पहले और बाद के प्रसंग का उल्लेख करते हुए इसे स्पष्ट करिए। लेखिका एक पत्रकार की हैसियत से मियां नासरुद्दीन के पास गई थी और उनके खानदान और उससे संबंधित कुछ प्रश्न जानना चाहती थी, परंतु मियां उकता चुके थे। उन्हें लगता था कि ये पत्रकार निठल्ले होते हैं और वे एक कामकाजी आदमी ठहरे। विशेष रूप से बादशाह का नाम जानने वाला प्रसंग उनके लिए उबाऊ था क्योंकि उनका उत्तर वे स्वयं ठीक ठाक जानते ही नहीं थे। इसलिए बातचीत कर उसे टालना उचित समझे। खींच कर गुस्सा कर उन्होंने स्वीकार कर कहा, अरे वो बब्बन मियाँ भट्ठी सुलगा दो तो काम निपटे। इनके बोलने में रुखसाई स्पष्ट झलक रही थी। लेखिका अपने बेटे बेटियों के बारे में भी पूछना चाहती थी। लेखिका मियां नासरुद्दीन के बेटे और बेटियों के बारे में भी पूछना चाहती थी, लेकिन
मियाँ के चेहरे पर तनाव देखकर, गुस्सा देखकर लेखिका ने इस प्रश्न को टाल दिया और कारीगरों के बारे में पूछ लिया। इसका उत्तर भी उन्होंने चुभती हुई आवाज़ में दिया, खाली शागिर्दगी ही नहीं साहिब, गिन के मजदूरी देता हूँ। 2 रुपये मन आटे की मजूरी, 4 रुपये मन मैदे की मजूरी। लेखिका ने मियाँ के चेहरे के भाव और आवाज़ से समझ लिया कि अगर वह बेटे बेटियों पर सवाल छेड़ेगी तो मियाँ नासरुद्दीन साफ साफ बताने से हट जाएंगे। इसलिए उन्होंने इस मजमूम को न छेड़ने का फैसला किया। अंत में पाठ में मियाँ नासरुद्दीन का शब्द चित्र लेखिका ने कैसे खींचा। इस पाठ में मियाँ नासरुद्दीन का शब्द चित्र इस प्रकार है। मौसम की मार से पका चेहरा, आंखों में काइयाँ, भोलापन, पेशानी पर मजे हुए कारीगर के तेवर। इस प्रकार से यह पाठ समाप्त हुआ। अब नए वीडियो में नए पाठ के साथ फिर हम उपस्थित होंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।